दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ कारक प्रकरण को लेकर के। कारक प्रकरण जो है अपना चल रहा था और कारक प्रकरण में हमने कर्म कारक तक पूर्व वीडियो तक अध्ययन कर लिया था। आज जो कारक चलेगा तो तीसरे नंबर पर करण कारक। क्या चलेगा? करण कारक। करण कारक। करण कारक के कारक चिन्ह अपन जानते हैं के द्वारा। के द्वारा करण कारक के जो कारक चिन्ह होते हैं वो है से और के द्वारा। करण कारक कैसे किसे हैं? सर्वप्रथम अपन इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा: कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक कहते सीधी सी बात है। वाक्य में जो कार्य करने वाला कर्ता होता है तो वाक्य में जो क्रिया हो रही है, वाक्य में जो क्रिया हो रही है जिसको करेगा कौन? कर्ता। तो जो कर्ता जो क्रिया कर रहा है वो किसकी सहायता से कर रहा है? जिसकी सहायता से कर्ता क्रिया को कर रहा है उसे ही हम क्या कहेंगे? करण कारक कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से अपन समझने का प्रयास करते हैं। जैसे राम कलम से लिखता है। राम कलम से लिखता है तो बाकी में कर्ता कौन है? राम है। राम क्या हुआ? सब्जेक्ट। क्रिया का है लिखना। तो अब परिभाषा क्या कह रही कि कर्ता जिसकी सहायता से क्या करता है? क्रिया करता है। कर्ता जिसकी सहायता से क्या करता है? क्रिया करता है। क्रिया क्या कर रहा है? लिखने। क्या करता क्या काम कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है। अब किसकी सहायता से कर रहा है? किसकी सहायता से कर रहा है? कलम की सहायता से कर रहा है। किसकी सहायता से क्रिया हो रही है? कलम की सहायता से हो रही है। क्रिया को करने वाला कौन है? राम। कर्ता यानी कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया को करता है। कर्ता हो गया राम, क्रिया हो गई लिखता है। तो कर्ता जिसकी सहायता से इस क्रिया को कर रहा है वही करण कारक कहलाएगा। तो किसकी सहायता से लिखने का काम किया जा रहा है? कलम की सहायता से किया जा रहा है। तो कलम ही क्या कहलाएगी? करण कारक कहलाएगी। क्या होगा यहाँ? करण कारक होगा। दूसरा उदाहरण अपन देखते हैं। दूसरा उदाहरण अपन देखते हैं। लता चाकू से फल काटती है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। राम हाथों से
राम हाथ से लिखता है। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। सभी लोग नाव के द्वारा सभी लोग नाव के द्वारा नदी पार करते हैं। सभी लोग नाव के द्वारा नदी पार करते हैं। देखते हैं। लता करता है, काटना क्रिया है। किसकी सहायता से काट रहा है? किसकी सहायता से काट रहा है? चाकू की सहायता से। किसकी सहायता से? चाकू की सहायता से। तो ये चाकू ही क्या कहलाएगा? करण कारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? करण कारक कहलाएगा। परिभाषा फिर मैं दोहरा देता हूँ। कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है। तो यह लता करता है, किसकी सहायता से काटती है? चाकू से। क्या काटती है? फल। फल में क्या होगा? ध्यान हो तो मैंने बताया था आपको कि कर्तूरी स्थित कर्म, अर्थात क्रिया जिसको सर्वाधिक चाहती है, अर्थात ये भी कह सकते हैं क्रिया का प्रभाव जिस पर सर्वाधिक पड़ता है, वहां कौन सा कारक होता है? कर्म कारक। तो फल में क्या हुआ? कर्म कारक। क्या हुआ? कर्म कारक। तो अब क्रिया किसकी सहायता से हो रही है? चाकू की सहायता से। फल किसकी सहायता से काटा जा रहा है? चाकू की सहायता से। तो चाकू में ही करण कारक होगा। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हम। राम हाथ से लिखता है। राम आपका सब्जेक्ट हो गया, लिखना क्रिया हो गई। अब किसकी सहायता से लिख रहा है? हाथ की सहायता से लिख रहा है। किसकी सहायता से? हाथ की सहायता से। तो हाथ में क्या होगा? करण कारक होगा। क्या होगा? करण कारक होगा। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। सभी लोग नाव के द्वारा नदी पार करते हैं। वैसे भी पहचान हो रही है, से आ रहा है, यहाँ भी से आ रहा है, यहाँ के द्वारा आ रहा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है के द्वारा। संप्रदान में भी आता है, से अपादान पंचमी में भी आता है, लेकिन अपन को तो परिभाषा याद रखनी है कि कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया संपादित करता है, क्रिया करता है, उसी को अपन करण कारक कहते हैं। तो सभी लोग नाव के द्वारा नदी पार करते हैं। तो सभी लोग क्रिया क्या है? पार करना। किसके सहायता से पार कर रहे हैं? वो किसकी सहायता से पार कर रहे हैं नदी को? नाव की सहायता से। किसकी सहायता से? नाव की सहायता से वो नदी को पार कर रहे हैं। तो नाव में ही क्या होगा? करण कारक होगा। क्या होगा? करण कारक होगा। आगे चलते हैं। चौथा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक चिन्ह क्या है? को के लिए। को के लिए संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक में कारक के अणु होते हैं को के लिए। अब अपन देखते हैं संप्रदान कारक की परिभाषा। संप्रदान कारक क्या कहता है? सामान्य रूप से मैं आपको समझा देता हूं। या तो किसी के निमित्त कोई काम किया जाए, किसी के लिए कोई काम किया जाए, या फिर किसी को कोई वस्तु दी जा रही हो अथवा ली जा रही हो, ऐसा भाव जहां होता है, ऐसा संज्ञा के जिस रूप से हमें पता चलता है, तो वहां संप्रदान कारक होता है। दो बात ध्यान रखनी मुख्य रूप से। या तो किसी के निमित्त कोई कार्य किया जा रहा है, अर्थात किसी के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, या फिर किसी को कोई वस्तु दी जा रही है। लेकिन ध्यान रहे, वस्तु जो दी जा रही है उसमें वापस लेने का भाव नहीं होना चाहिए। यदि वस्तु किसी को हम दे रहे हैं और वापस लेने का भाव उसमें है,
तो फिर संप्रदान नहीं होगा। तो निष्कर्ष रूप में अपन कह सकते हैं कि किसी को यदि हम कोई वस्तु दे रहे हैं तो वो दान के रूप में दी जा रही हो, जिसमें हम वापस लेने का कोई भाव नहीं। अब मान लीजिए किसी राजा ने किसी धोबी को वस्त्र दिए, तो वो वस्त्र धोने के लिए भी तो दे सकता है धोबी को, है? तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, दान का भाव होना चाहिए। तो संप्रदान कारक कहाँ होता है? या तो किसी के लिए कोई काम किया जा रहा है या फिर किसी को कोई वस्तु दी जा रही है, ऐसा संज्ञा के जिस रूप से हमें पता चलता है उसको हम संप्रदान कारक कहते हैं। ओके, लिखिए परिभाषा। जिसके लिए कोई काम किया जावे, जिसके लिए कोई काम किया जावे, कोमा लगा दो, क्योंकि एक बात बताऊं, जिसके लिए कोई काम, किसी के निमित्त कोई काम किया जा रहा हो, या किसी को कोई वस्तु दी जावे तो वहां संप्रदान कारक होता है। या अपन ये भी लिख सकते हैं कि जिस संज्ञा रूप से ऐसा पता चलता है उसे हम संप्रदान कहते हैं। या अपन सामान्य रूप से ये भी कह सकते हैं कि जहां जिसके लिए कोई कार्य किया जा रहा है या किसी को कोई वस्तु दी जा रही है, ऐसा जहां हो रहा है वहां संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक होता है, ठीक है। किसी के लिए कोई कार्य किया जाए अथवा किसी को कोई वस्तु दान आदि के रूप में दी जा रही हो तो वहां संप्रदान कारक होता है। उदाहरण देकर के मैं आपको समझाता हूं उसको। हरि के लिए पुस्तक लाओ। समझो, यहाँ देखो, हरि के लिए पुस्तक, किसी के निमित्त कार्य किया जा रहा है। किसके निमित्त किया जा रहा है? हरि के निमित्त किया जा रहा है। पुस्तक किसके लिए मंगवाई जा रही है? हरि के लिए मंगवाई जा रही है। किसके लिए? हरि के लिए। तो जिसके निमित्त कोई कार्य किया जाए तो वहां भी तो संप्रदान कारक होता है, नहीं होता है? होता है। तो यहाँ जो पुस्तक लाने का जो काम हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? हरि के लिए हो रहा है। इसलिए हरि में भी क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट उदाहरण, मोहन मोक्ष के लिए हरि को भजता है। मोहन मोक्ष के लिए हरि को, किसके निमित्त? अब सुनो, मोहन तो करता है, कार्य कर रहे हैं, भजन करना, भजता का मतलब भजन आदि करना, तो क्रिया हो गई भजता। तो मोहन किसके लिए क्रिया कर रहा है? मोक्ष को पाने के लिए क्या कर रहा है? भजन कर रहा है। तो मोक्ष यहाँ पर जिसके निमित्त कोई कार्य किया जा रहा है, भजन किसके निमित्त किया जा रहा है? कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसलिए मोक्ष में क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। अब देखो क्या भजता है, किसको भजता है? हरि को भजता है। वैसे भी को लगा हुआ है, लेकिन फिर भी देखो क्रिया का प्रभाव जिसको सर्वाधिक पड़ता है वह कर्म कारक होता है। तो क्या भजता है या किसको भजता है? हरि को भजता है। हरि में कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। कौन सा कारक होगा? कर्म कारक।
तीसरा उदाहरण और देखते हैं। एक उदाहरण, राजा भिखारी को वस्त्र देता है। अब किसी को कुछ दिया जा रहा हो, लेकिन मैंने बताया था कि उसमें वापस लेने का भाव नहीं होना चाहिए। तो राजा भिखारी को वस्त्र देता है, तो राजा तो कर्ता हो गया, देना क्रिया हो गई। अब देखो, इसमें किसी को कोई वस्तु देने या लेने का काम किया जा रहा है। किसको? भिखारी को वस्त्र देता है। किसको देता है? भिखारी को देता है। किसको देता है? भिखारी को देता है। तो यहाँ देने की बात है, इसलिए इसमें कौन सा कारक होगा? संप्रदान। यदि देने की बात नहीं होती, यदि इसमें दान की बात नहीं होती, तो यहाँ संप्रदान नहीं होता। उस स्थिति में कौन सा कारक होता? कर्म कारक होता। तो इसलिए यहाँ जबकि वस्त्र दान में दिए जा रहे हैं, राजा भिखारी को वस्त्र दान देता है, ये भी लिख सकते हैं अपन इसको। तो किसको दान देता है? भिखारी को। किसको देता है? भिखारी को। तो भिखारी में ही संप्रदान कारक होगा। राजा भिखारी को वस्त्र दान देता है, ये भी लिख सकते हैं, या राजा भिखारी को वस्त्र देता है, ये भी ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। 5वां नंबर देखते हैं, अपादान कारक। से अलग होना। अब अपादान कारक जो होता है, नाम से पता, तो कारक के अनु से पता लग रहा है कि से अलग होना, यानी कि पृथक होने का भाव जहां होता है वहां अपादान कारक होता है। किसी संज्ञा रूप से कोई वस्तु अलग हो रही है, तो वहां कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है या पृथक होने का भाव प्रकट होता है, वहां अपादान कारक होता है। परिभाषा लिखते हैं। अपादान कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु आदि का, किसी वस्तु आदि का अलग या पृथक होने का भाव होता है, वहां अपादान कारक होता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का क्या हो, अलग या पृथक होने का भाव होता है, तो वहां अपादान कारक होता है। सीधी सी बात है, जहां पृथक होने की बात हो, जहां अलग होने की बात हो, तो वहां कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। उदाहरण देखते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिरता है। दूसरा उदाहरण है,
हिमालय से गंगा निकलती है। तीसरा उदाहरण है घोड़े से धावक गिरता है। यहाँ पृथक होने का ही भाव नहीं होता, वाक्य को भी दो भागों में विभाजित कर देता है अपादान कारक। ज्यादातर वाक्यों को अपादान कारक दो भागों में विभाजित कर देता है। अब पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से जब पत्ता गिरेगा तो अलग होगा कि नहीं होगा? भाई किसी पेड़ से कोई पत्ता टूट करके नीचे गिर जाता है तो पेड़ से वो पत्ता अलग हुआ नहीं हुआ? अलग हुआ। तो इस पृथक होने या अलग होने के भाव के कारण ही पेड़ में कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। वैसे भी कारक चिन्ह लगा हुआ है इससे, लेकिन अपन परिभाषा के रूप में नियम को ध्यान रखेंगे। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता जब नीचे गिरेगा तो पेड़ से उसका पत्ते का जो संबंध है वो अलग हो जाएगा। अलग होने के अर्थ में या पृथक होने के अर्थ में पेड़ में कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय पर्वत है कोई और हिमालय पर्वत से गंगा निकलती है, तो हिमालय पर्वत से निकल करके गंगा जो है दूसरे बहने लग जाती है, तो वहां से पृथक होने के भाव के कारण हिमालय में क्या होगा? अपादान कारक होगा। इसमें एक नियम और भी है, उद्भव वाला, कि यदि कोई वस्तु कहीं से कोई वस्तु उद्भव हो रही है तो वो चीज वहां से अलग हो जाएगी। भाई कहीं से कोई चीज किसी भी वस्तु का उद्भव हो रहा है तो उद्भव होने के बाद जहां से उद्भव हुआ है वहां अपादान कारक होता है। तो यहाँ भी हिमालय से गंगा का क्या उद्भव हो रहा है, निकल रही है, तो हिमालय में कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। घोड़े से धावक गिरता है, घोड़े से धावक गिरता है। तो देखो घोड़ा, धावक और गिरना, तो घोड़े को चलाने वाला धावक होता है, घोड़े को चला रहा है, अचानक घोड़ा तेज दौड़ता है और धावक नीचे गिर जाता है। तो धावक और घोड़े का संबंध अलग हुआ या नहीं हुआ? अलग हुआ। अलग हुआ तो यहाँ घोड़े में कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। भरत भरत गए कर 22 हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ कारक प्रकरण को लेकर के। कारक प्रकरण जो है अपना चल रहा था और कारक प्रकरण में हमने कर्म कारक तक पूर्व वीडियो तक अध्ययन कर लिया था। आज जो कारक चलेगा तो तीसरे नंबर पर करण कारक। क्या चलेगा? करण कारक। करण कारक, करण कारक के कारक चिन्ह अपन जानते हैं से के द्वारा, के द्वारा। करण कारक के जो कारक चिन्ह होते हैं वो है से और के द्वारा।
करण कारक कैसे किसे हैं? सर्वप्रथम अपन इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक कैसे? सीधी सी बात है, वाक्य में जो कार्य करने वाला कर्ता होता है, तो वाक्य में जो क्रिया हो रही है, वाक्य में जो क्रिया हो रही है, जिसको करेगा कौन? कर्ता। तो जो कर्ता जो क्रिया कर रहा है वो किसकी सहायता से कर रहा है? जिसकी सहायता से कर्ता क्रिया को कर रहा है उसे ही हम क्या कहेंगे? करण कारक कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से अपन समझने का प्रयास करते हैं। जैसे राम कलम से लिखता है। राम कलम से लिखता है। तो बाकी में कर्ता कौन है? राम है। राम क्या हुआ? सब्जेक्ट। क्रिया का है लिखना। तो अब परिभाषा क्या कह रही कि कर्ता जिसकी सहायता से क्या करता है? क्रिया करता है। कर्ता जिसकी सहायता से क्या करता है? क्रिया करता है। क्रिया क्या कर रहा है? लिखने। क्या करता क्या काम कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है। अब किसकी सहायता से कर रहा है? किसकी सहायता से कर रहा है? कलम की सहायता से कर रहा है। किसकी सहायता से क्रिया हो रही है? कलम की सहायता से हो रही है। क्रिया को करने वाला कौन है? राम। कर्ता यानी कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया को करता है। कर्ता हो गया राम, क्रिया हो गई लिखता है। तो कर्ता जिसकी सहायता से इस क्रिया को कर रहा है वही करण कारक कहलाएगा। तो किसकी सहायता से लिखने का काम किया जा रहा है? कलम की सहायता से किया जा रहा है। तो कलम ही क्या कहलाएगी? करण कारक कहलाएगी। क्या होगा यहाँ? करण कारक होगा। दूसरा उदाहरण अपन देखते हैं। दूसरा उदाहरण अपन देखते हैं। लता चाकू से फल काटती है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। राम हाथों से राम हाथों से राम हाथ से लिखता है। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। सभी लोग नाव के द्वारा सभी लोग नाव के द्वारा नदी पार
करते हैं। सभी लोग नाव के द्वारा नदी पार करते हैं। देखते हैं, लता करता है, काटना क्रिया है। किसकी सहायता से काट रहा है? किसकी सहायता से काट रहा है? चाकू की सहायता से। किसकी सहायता से? चाकू की सहायता से। तो ये चाकू ही क्या कहलाएगा? करण कारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? करण कारक कहलाएगा। परिभाषा फिर मैं दोहरा देता हूँ, कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है। तो यह लता करता है, किसकी सहायता से काटती है? चाकू से। क्या काटती है? फल। फल में क्या होगा? ध्यान हो तो मैंने बताया था आपको कि कर्तूरी स्थित कर्म, अर्थात क्रिया जिसको सर्वाधिक चाहती है, अर्थात ये भी कह सकते हैं क्रिया का प्रभाव जिस पर सर्वाधिक पड़ता है वहां कौन सा कारक होता है? कर्म कारक। तो फल में क्या हुआ? कर्म कारक। क्या हुआ? कर्म कारक। तो अब क्रिया किसकी सहायता से हो रही है? चाकू की सहायता से। फल किसकी सहायता से काटा जा रहा है? चाकू की सहायता से। तो चाकू में ही करण कारक होगा। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हम। राम हाथ से लिखता है। राम आपका सब्जेक्ट हो गया, लिखना क्रिया हो गई। अब किसकी सहायता से लिख रहा है? हाथ की सहायता से लिख रहा है। किसकी सहायता से? हाथ की सहायता से। तो हाथ में क्या होगा? करण कारक होगा। क्या होगा? करण कारक होगा। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। सभी लोग नाव के द्वारा नदी पार करते हैं। वैसे भी पहचान हो रही है, से आ रहा है, यहाँ भी से आ रहा है, यहाँ के द्वारा आ रहा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है के द्वारा। संप्रदान में भी आता है, से अपादान पंचमी में भी आता है, लेकिन अपन को तो परिभाषा याद रखनी है कि कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया संपादित करता है, क्रिया करता है, उसी को अपन करण कारक कहते हैं। तो सभी लोग नाव के द्वारा नदी पार करते हैं। तो सभी लोग, क्रिया क्या है? पार करना। किसके सहायता से पार कर रहे हैं? वो किसकी सहायता से पार कर रहे हैं नदी को? नाव की सहायता से। किसकी सहायता से? नाव की सहायता से वो नदी को पार कर रहे हैं। तो नाव में ही क्या होगा? करण कारक होगा। क्या होगा? करण कारक होगा। आगे चलते हैं। चौथा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, कारक चिन्ह क्या है? को, के लिए, को, के लिए संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक में कारक के अणु होते हैं को, के लिए। अब अपन देखते हैं संप्रदान कारक की परिभाषा। संप्रदान कारक क्या कहता है? सामान्य रूप से मैं आपको समझा देता हूं। या तो किसी के निमित्त कोई काम किया जाए, किसी के लिए कोई काम किया जाए, या फिर किसी को कोई वस्तु दी जा रही हो अथवा ली जा रही हो, ऐसा भाव जहां होता है, ऐसा संज्ञा के जिस रूप से हमें पता चलता है, तो वहां संप्रदान कारक होता है। दो बात ध्यान रखनी है मुख्य रूप से। या तो किसी के निमित्त कोई कार्य किया जा रहा है, अर्थात किसी के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, या फिर किसी को कोई वस्तु दी जा रही है। लेकिन ध्यान रहे, वस्तु जो दी जा रही है उसमें वापस लेने का भाव नहीं होना चाहिए। यदि वस्तु किसी को हम दे रहे हैं और वापस लेने का भाव उसमें है, तो फिर संप्रदान नहीं होगा। तो निष्कर्ष रूप में अपन कह सकते हैं कि किसी को यदि हम कोई वस्तु दे रहे हैं तो वो दान के रूप में दी जा रही हो, जिसमें हम वापस लेने का कोई भाव नहीं। अब मान लीजिए किसी राजा ने किसी धोबी को वस्त्र दिए, तो वो वस्त्र धोने के लिए भी तो दे सकता है धोबी को, है? तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, दान का भाव होना चाहिए। तो संप्रदान कारक कहाँ होता है? या तो किसी के लिए कोई काम किया जा रहा है, या फिर किसी को कोई वस्तु दी जा रही है। ऐसा संज्ञा के जिस रूप से हमें पता चलता है उसको हम संप्रदान कारक कहते हैं। ओके, लिखिए परिभाषा। जिसके लिए
जिसके लिए कोई काम किया जावे, जिसके लिए कोई काम किया जावे, कोमा लगा दो, क्योंकि एक बात खत्म, जिसके लिए कोई काम, किसी के निमित्त कोई काम किया जा रहा हो, या किसी को कोई वस्तु दी जावे तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। या अपन ये भी लिख सकते हैं कि जिस संज्ञा रूप से ऐसा पता चलता है उसे हम संप्रदान कहते हैं। या अपन सामान्य रूप से ये भी कह सकते हैं कि जहाँ जिसके लिए कोई कार्य किया जा रहा है या किसी को कोई वस्तु दी जा रही है, ऐसा जहाँ हो रहा है वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक होता है। ठीक है, किसी के लिए कोई कार्य किया जाए अथवा किसी को कोई वस्तु दान आदि के रूप में दी जा रही हो तो वहां संप्रदान कारक होता है। उदाहरण देकर के मैं आपको समझाता हूं उसको। हरि के लिए पुस्तक लाओ। समझो, यहाँ देखो, हरि के लिए पुस्तक, किसी के निमित्त कार्य किया जा रहा है। किसके निमित्त किया जा रहा है? हरि के निमित्त किया जा रहा है। पुस्तक किसके लिए मंगवाई जा रही है? हरि के लिए मंगवाई जा रही है। किसके लिए? हरि के लिए। तो जिसके निमित्त कोई कार्य किया जाए तो वहां भी तो संप्रदान कारक होता है। होता है नहीं होता है? होता है। तो यहाँ जो पुस्तक लाने का जो काम हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? हरि के लिए हो रहा है। इसलिए हरि में भी क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट उदाहरण, मोहन मोक्ष के लिए हरि को भजता है। मोहन मोक्ष के लिए हरि को, किसके निमित्त? अब सुनो, मोहन तो करता है, कार्य कर रहे हैं, भजन करना, भजता का मतलब भजन आदि करना। तो क्रिया हो गई भजता। तो मोहन किसके लिए क्रिया कर रहा है? मोक्ष को पाने के लिए क्या कर रहा है? भजन कर रहा है। तो मोक्ष यहाँ पर जिसके निमित्त कोई कार्य किया जा रहा है, भजन किसके निमित्त किया जा रहा है? कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसलिए मोक्ष में क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। अब देखो क्या भजता है? किसको भजता है? हरि को भजता है। वैसे भी को लगा हुआ है, लेकिन फिर भी देखो क्रिया का प्रभाव जिसको सर्वाधिक पड़ता है वह कर्म कारक होता है। तो क्या भजता है या किसको भजता है? हरि को भजता है। हरि में कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। तीसरा उदाहरण और देखते हैं। एक उदाहरण, राजा भिखारी को वस्त्र देता है। अब किसी को कुछ दिया जा रहा हो, लेकिन मैंने बताया था कि उसमें वापस लेने का भाव नहीं होना चाहिए। तो राजा भिखारी को वस्त्र देता है। तो राजा तो कर्ता हो गया, देना क्रिया हो गई। अब देखो, इसमें किसी को कोई वस्तु देने या लेने का काम किया जा रहा है। किसको? भिखारी को वस्त्र देता है। किसको देता है? भिखारी को देता है। किसको देता है? भिखारी को देता है।
तो यहाँ देने की बात है, इसलिए इसमें कौन सा कारक होगा? संप्रदान। यदि देने की बात नहीं होती, यदि इसमें दान की बात नहीं होती तो यहाँ संप्रदान नहीं होता, उस स्थिति में कौन सा कारक होता? कर्म कारक होता। तो इसलिए यहाँ जबकि वस्त्र दान में दिए जा रहे हैं, राजा भिखारी को वस्त्र दान देता है, ये भी लिख सकते हैं अपन इसको। तो किसको दान देता है? भिखारी को। किसको देता है? भिखारी को। तो भिखारी में ही संप्रदान कारक होगा। राजा भिखारी को वस्त्र दान देता है, ये भी लिख सकते हैं, या राजा भिखारी को वस्त्र देता है, ये भी ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। 5वां नंबर देखते हैं, अपादान कारक। से अलग होना। अब अपादान कारक जो होता है, नाम से पता, तो कारक के अनु से पता लग रहा है कि से अलग होना, यानी कि पृथक होने का भाव जहां होता है वहां अपादान कारक होता है। किसी संज्ञा रूप से कोई वस्तु अलग हो रही है तो वहां कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है या पृथक होने का भाव प्रकट होता है वहां अपादान कारक होता है। परिभाषा लिखते हैं। अपादान कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु आदि का, किसी वस्तु आदि का अलग या पृथक होने का भाव होता है वहां अपादान कारक होता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का क्या हो, अलग या पृथक होने का भाव होता है तो वहां अपादान कारक होता है। सीधी सी बात है, जहां पृथक होने की बात हो, जहां अलग होने की बात हो तो वहां कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। उदाहरण देखते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिरता है। दूसरा उदाहरण है, हिमालय से गंगा निकलती है। तीसरा उदाहरण है, घोड़े से धावक गिरता है। यहाँ पृथक होने का ही भाव नहीं होता, वाक्य को भी दो भागों में विभाजित कर देता है अपादान कारक। ज्यादातर वाक्यों को अपादान कारक दो भागों में विभाजित कर देता है। अब पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से जब पत्ता गिरेगा तो अलग होगा कि नहीं होगा?
भाई किसी पेड़ से कोई पत्ता टूट करके नीचे गिर जाता है तो पेड़ से वो पत्ता अलग हुआ नहीं हुआ, अलग हुआ। तो इस पृथक होने या अलग होने के भाव के कारण ही पेड़ में कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। वैसे भी कारक चिन्ह लगा हुआ है इससे, लेकिन अपन परिभाषा के रूप में नियम को ध्यान रखेंगे। तो पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से पत्ता जब नीचे गिरेगा तो पेड़ से उसका पत्ते का जो संबंध है वो अलग हो जाएगा। अलग होने के अर्थ में या पृथक होने के अर्थ में पेड़ में कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय पर्वत है कोई और हिमालय पर्वत से गंगा निकलती है, तो हिमालय पर्वत से निकल करके गंगा जो है दूसरे बहने लग जाती है, तो वहां से पृथक होने के भाव के कारण हिमालय में क्या होगा, अपादान कारक होगा। इसमें एक नियम और भी है, उद्भव, उद्भव वाला, कि यदि कोई वस्तु कहीं से कोई वस्तु उद्भव हो रही है, उद्भव हो रही है तो वो चीज वहां से अलग हो जाएगी। भाई कहीं से कोई चीज किसी भी वस्तु का उद्भव हो रहा है तो उद्भव होने के बाद जहां से उद्भव हुआ है वहां अपादान कारक होता है। तो यहाँ भी हिमालय से गंगा का क्या उद्भव हो रहा है, निकल रही है, तो हिमालय में कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। घोड़े से धावक गिरता है, घोड़े से धावक गिरता है, तो देखो घोड़ा, धावक और गिरना, तो घोड़े को चलाने वाला धावक होता है, घोड़े को चला रहा है, अचानक घोड़ा तेज दौड़ता है तो धावक नीचे गिर जाता है। तो धावक और घोड़े का संबंध अलग हुआ या नहीं हुआ, अलग हुआ, अलग हुआ। तो यहाँ घोड़े में कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा।